ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से बिलोंग करता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इससे पहले जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो आपने पढ़े हैं डाइजेशन वाला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद में रेस्पिरेशन का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, और उसके बाद में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ा। तो आप इस तरीके से इस सीक्वेंस में पढ़ते हुए जा रहे हो, और आप देख रहे हो कि आज हमारा जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो आफ्टर डाइजेशन, किसी भी फूड मटेरियल का डाइजेशन होने के बाद में बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होती है, जिसकी वजह से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। तो वो पॉइजनस होते हैं, तो उनको बॉडी से क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में और उसके एलिमिनेशन। तो यहाँ से देखते हैं, ये जो लेक्चर है टोटल डिलीवर हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर है। तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसी से हम ले रहे हैं कॉन्सेप्ट को। एनिमल्स एक्युमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा either by metabolic activities or by other means like excess ingestion। तो यहाँ पर ये बताया गया एनसीईआरटी कह रही है कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो सबसे पहले हमें उनके नाम पता होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर बताया गया ये अमोनिया है, जो बहुत ही ज्यादा हाईली पॉइजनस होता है। अमोनिया से लेस टॉक्सिक जो मटेरियल होता है उसको हम यूरिया कहते हैं। यूरिया भी एक मेटाबॉलिक बेस्ड है। फिर यूरिक एसिड, and after that carbon dioxide, water and different types of ions such as sodium, potassium, chloride and phosphate and sulfate। तो ये इतने वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, और इनको बॉडी से बाहर हमें करना पड़ता है, प्रॉपर बॉडी फंक्शन करेगी तो। These substances have to be removed totally or partially। तो ये जो प्रोडक्ट बॉडी के अंदर बन रहे हैं, या तो आप इनको टोटली रिमूव कर सकते हैं या पार्शली, मतलब कुछ कंसंट्रेशन। जैसे यूरिया की अगर हम बात करते हैं, तो यूरिया जब यूरिनेशन होता है तो कुछ अमाउंट में जो यूरिया बाहर हो जाती है, लेकिन किडनी के अंदर उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया का कुछ अमाउंट किडनी के अंदर भी रह जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनको आपको टोटली हम रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें, या फिर उनको पार्शली भी रिमूव किया जा सकता है। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on the common nitrogenous base। तो इस चैप्टर में आप लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो बन रहे हैं वो किस तरीके से बॉडी से रिमूव किए जाएंगे, उनके लिए क्या मैकेनिज्म होगी, और किस तरीके से उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर पाएंगे। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपसे कि वो कौन से मेजर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जिनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जा सकता है, एनिमल्स में एक्सक्रीट होते हैं। तो इनके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जैसे कि अमोनिया है, इसमें यूरिया है और यूरिक एसिड है। ये तीन ऐसे मेजर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो जिनको एनिमल अपनी बॉडी से बाहर करता है, जिनको वो एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। अगर सीक्वेंस दे दिया जाए यहाँ पर, अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको दे दिया जाए, तो सबसे ज्यादा जो हाईली पॉइजनस सब्सटेंस है नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट, हाईली टॉक्सिक जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होगा, नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको हम बोलेंगे अमोनिया। वो कौन सा है, अमोनिया। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनिया सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, फॉर्म एंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। और इसको बॉडी से बाहर अगर आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो एक लार्ज अमाउंट में, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में वाटर की नीड होती है। तो आपको सबसे पहले ये पता लगा कि एनिमल्स की बॉडी में सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है, दैट इज अमोनिया। अमोनिया इतना टॉक्सिक है कि उसको अगर आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है।
whereas यूरिक एसिड बीइंग द least टॉक्सिक, जबकि यूरिक एसिड के बारे में बताया गया कि ये कम टॉक्सिक होता है, कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में आपने सब पढ़ा, यहाँ पर आपने पढ़ा अमोनिया के बारे में और दूसरा आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड को अगर आप एलिमिनेट करने चाह रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं बॉडी से, एलिमिनेट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बाहर अगर इसको निकालना चाह रहे हैं तो इसमें मिनिमम लॉस होगा वाटर का, मिनिमम लॉस ऑफ, मिनिमम लॉस ऑफ। तो यहाँ पर ये चीज आपने देखी कि जो हाईली टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर बन रहा है दैट इज अमोनिया, और इसको आप एलिमिनेट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। जबकि जब हम यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो यूरिक एसिड को अगर बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है तो ये लेस टॉक्सिक होता है। पहली बात तो ये है कि ये कम टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है, और इसको रिमूव करने के लिए कम से कम वाटर की नीड होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने इस पैराग्राफ से समझा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं, और मेजर वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं एनिमल्स के अंदर, जो कि 3 बताए गए एनसीईआरटी में कौन कौन से। इसमें अमोनिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है और यूरिया आ जाता है। तो इस तरीके से आप सबसे ज्यादा हाईली पॉइजनस कौन सा होता है, और उसके अगर एलिमिनेशन आप बॉडी से करना चाह रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। सबसे कम टॉक्सिक कौन सा होता है, यूरिक एसिड है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर इसमें होता है। तो इस तरीके से आपने इसके बारे में पढ़ा। सेकेंड स्लाइड पे आते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे सेकेंड स्लाइड में द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इन अमोनोटेरिक। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप अमोनिया को बॉडी से बाहर कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं अमोनोटेरिज्म। क्या बोलते हैं, अमोनोटेरिज्म बोलते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप बॉडी से बाहर क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी बॉडी से बाहर हाईली पॉइजनस जो अमोनिया है उसको एक्सक्रीट करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम ही है अमोनोटेरिज्म। मैनी बोनी फिशेस, aquatic amphibians and aquatic insect are the ammoniteric in nature। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर अमोनिया एक वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं अमोनोटेरिक। तो यहाँ पर दो चीज ध्यान देने वाली है, एक तो वर्ड आ रहा अमोनोटेरिज्म और दूसरा वर्ड आ रहा अमोनोटेरिक। तो अमोनोटेरिज्म एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अमोनिया बन रही है वो उसको रिमूव करते हैं। तो जिनके बॉडी में अमोनिया बन रही है वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं अमोनोटेरिक, और जिस प्रोसेस के थ्रू उस नाइट्रोजनस बेस को निकाला जा रहा है, एक्सक्रीट किया जा रहा है, उसको बोलते हैं अमोनोटेरिक। ऐसा किसमें होता है, बहुत सी बोनी फिशेस होती हैं उसमें नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट अमोनिया बनता है। एक्वाटिक जो एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर भी क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। और जो एक्वाटिक इंसेक्ट होते हैं इनके अंदर भी नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट जो होता है वो अमोनिया ही बनता है। तो एक्वाटिक बर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। एक्वाटिक बर्ड का मतलब ही क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रह रहे हैं, वाटर के अंदर रह रहे हैं। ये भी वाटर के अंदर रह रहे हैं, ये एम्फीबियन है, ये भी वाटर के अंदर रह रहे हैं, और जो बोनी फिशेस है ये भी वाटर के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली यही देखा गया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं और जिनमें नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट जो होता है जो अमोनिया बनता है, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनके सराउंडिंग में होता है, जिसकी हेल्प से अपने नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझा होगा कि अमोनोटेरिज्म क्या है और अमोनोटेरिक क्या है, दोनों में डिफरेंस आप समझिए। अमोनोटेरिज्म एक प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। Ammoniteric are those organisms which produce inside the body nitrogenous based product as a ammonia form. They are known as the अमोनोटेरिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो अमोनोटेरिक है। अमोनिया as it readily soluble is generally excreted by the diffusion across body surface or through the gill surface as ammonium ion। अमोनिया जो होता है बहुत तेजी से वाटर के अंदर क्या हो जाती है, सॉल्युबल हो जाता है, इसीलिए जनरली एक्सक्रीट कर दिया जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू
या गिल सरफेस के थ्रू क्या करते हैं, जैसे कि फिश में होता है, ये अमोनियम आयन की फॉर्म में अमोनिया को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये बिल्डअप होता है आपके ब्रेन के अंदर कि अमोनिया किसके अंदर बनेगा, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी बॉडी के अंदर अमोनिया बन रहा होगा नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आप जानते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रह रहे हैं, वाटर के अंदर रह रहे हैं, जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के साथ रह रहे हैं, उनके अंदर अमोनिया नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट की फॉर्म में बनता है। जैसे कि बहुत सी गोलीफिशेस हैं उसमें बनेगा, बहुत से ऐसे एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं जिनकी बॉडी के अंदर बन रहा है, और किसके अंदर बन रहा है, एक्वाटिक जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर बनता है। तो अब बन रहा है, तो अब ये अगर अपने एक्सक्रीट आउट करेंगे मटेरियल को तो क्या वो मैकेनिज्म होगी। तो यहाँ पर बताया गया कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वो अपने बॉडी सरफेस के थ्रू या फिर गिल सरफेस के थ्रू अमोनियम आयन की फॉर्म में अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, यानी कि अमोनिया के रिमूवल में इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किडनी जो होगी उनमें किडनी का कोई रोल नहीं होता है, यानी कि अमोनिया के एक्सक्रीशन में इनमें किडनी का कोई रोल नहीं बताया गया, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन of lesser toxic nitrogenous waste like urea, uric acid and for conservation of water। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन की, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ कहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, लैंड के पास। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन का मतलब they habitate in on लैंड। ठीक है, लैंड के ऊपर अपना जीवन जी रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन कर रखा है, तो उसमें लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट बनता है और उसका नाम होता है यूरिया। तो यूरिया कम टॉक्सिक है, और क्या दूसरा बनता है, यूरिक एसिड। यानी कि अगर पूछ लिया जाता है ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड और यूरिया का फॉर्मेशन होता है या नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंस वो बनते हैं, तो हम बताएंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन पाया जाता है उनकी बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस्ड यूरिया बन रहा है और यूरिक एसिड बन रहा है। जब ये इस नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा, मतलब ये ज्यादा वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, वाटर को बचा करके रखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा वाटर का जो यूटिलाइजेशन होता है तो वो अमोनिया के रिमूवल में ही होता है। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस mainly excrete urea for the uriotelic animals। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं अमोनोटेलिक, दूसरा आप पढ़ रहे हैं यूरियोटेलिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिया बनता है, तो उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। इन those organisms which contain urea in body as a nitrogenous waste product, known as यूरियोटेलिक। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं, उनको क्या बोल दिया जाता है, यूरियोटेलिक। और जिनकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनता है उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे मैमल्स हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग की अगर बात करते हैं तो यार ह्यूमन बीइंग हमारे बॉडी के अंदर क्या वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, यूरिया बनता है। बहुत से और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, मरीन फिशेस हैं, मेनली अगर देखा जाए तो एक्सक्रीट क्या करते हैं, यूरिया, तो इनको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। Ammonia produced by the metabolism is converted into the urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidney। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है
कि अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म से, ठीक है, मान लीजिए अमोनिया बन गया यहाँ पर, तो अमोनिया को फिर कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं, और अमोनिया कन्वर्ट जब होती है तो ये क्या बनाती है, यूरिया बनाती है। तो अमोनिया इसमें कन्वर्ट हो जाती है यूरिया, ये कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में। और कहां पर ये एक साइकिल चलती है इसके लिए, ठीक है, लीवर के अंदर एक साइकिल चलती है, लीवर के अंदर एक साइकिल रोटेट होती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये साइकिल मान लीजिए मैं बना रहा हूं, एक साइकिल चलती है, कहां पर चलती है, ये लीवर के अंदर चलती है, ठीक है। और इस साइकिल का नाम होता है ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। इस ऑर्निथिन साइकिल की हेल्प से ही जो अमोनिया होती है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। ये हाईली टॉक्सिक होता है, और हाईली टॉक्सिक से यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइकिल कहाँ चल रही है, ये चल रही है लीवर के अंदर, और मिथिन साइकिल इसका नाम है। इसमें क्या होता है, अमोनिया से यूरिया बना दी जाती है जो लेस टॉक्सिक होती है। तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म से जो अमोनिया बन रही है कन्वर्ट कर ली जाती है यूरिया में, कहां पर, लीवर ऑफ दीज एनिमल, इन्हीं एनिमल्स के लीवर के अंदर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन साइकिल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड। और फिर ये यूरिया जो होती है ये इसको हम रिलीज कर देते हैं कहां पर, ब्लड में रिलीज करते हैं। ये यूरिया जो बन रही है और इस यूरिया को रिलीज कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, इसको हम रिलीज कर देते हैं which is filtered and excreted out by the kidney। अगर ये ब्लड के अंदर आ गई तो अब ब्लड काम अपना करेगा, ये ब्लड के अंदर आ गई तो यहाँ पर किडनी जो होगी, किडनी, ये किडनी का काम अब होगा कि ये इसको क्या करें, फिल्टर करें, फिल्टर करने का काम है, और इसको क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीट आउट। तो ये चीज आपके समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया से यूरिया बनता है, और लीवर के अंदर एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें एक जो साइकिल ऑपरेट होती है उस साइकिल का नाम होता है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल से जो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है यूरिया, उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यही यूरिया फिर ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। और ब्लड का आप लोग जानते हैं फिल्ट्रेशन कौन करता है, किडनी के अंदर, तो किडनी इसको फिल्टर करके एक्सक्रीट आउट करता है, बाहर निकल जाता है। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolality। इससे पहले कुछ समय पहले हमने आपसे भी डिस्कस किया था कि यूरिया का कुछ अमाउंट किडनी में रिटेन रह जाता है, थोड़ा बहुत अमाउंट बचा रहता है। तो वही पॉइंट है, अगर सम अमाउंट ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया का कुछ अमाउंट में भी रिटेन वापस ले लिया जाता है कहां पर, किडनी मैट्रिक्स के अंदर कुछ एनिमल्स में, टू मेंटेन अ डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। क्यों थोड़ा अमाउंट क्यों बच जाता है किडनी की मैट्रिक्स में, क्योंकि किडनी के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए यूरिया का होना एसेंशियल है, इसलिए थोड़ी बहुत यूरिया बची रहती है किडनी की मैट्रिक्स। Reptiles, bird, land snails and insect excrete nitrogen based as uric acid in the form of the pellet or fish with a minimum loss of water and are called the uricotelic animals। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर रेप्टाइल्स की बात की जा रही है, बर्ड्स की बात की जा रही है, और लैंड स्नेल की बात की जा रही है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एप्स के बारे में या बर्ड्स के बारे में, कि जो बर्ड्स होती है या एप्स होते हैं, इनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट बनता है उसका नाम क्या है। तो सभी को नाम याद रखना है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और लैंड स्नेल और इंसेक्ट, इन सभी के अंदर क्या होता है, बेस्ड प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए सभी को पता है कि क्या होना चाहिए, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। तो जब ये यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं तो एक पैलेट की फॉर्म में निकालते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये यूरिक एसिड इनमें सभी में पाया जाता है, और किस फॉर्म में है, पैलेट की फॉर्म, अब पेस्ट की फॉर्म में, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिको
टेल एनिमल्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है यहाँ पर। सबसे पहले जो आपने पढ़ा वो अमोनोटेलिक के बारे में पढ़ा, उसके बाद में आपने यूरियोटेलिक के बारे में पढ़ा, और सबसे लास्ट में अभी अभी जो हमने डिस्कस किया आपसे वो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। तो ये 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े। ये इनके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही सवाल बन जाते हैं। इसमें कई बार सवाल यहाँ से पूछे गए हैं कि यूरियोटेलिक कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीनोटेलिक कौन से होते हैं और यूरियोटेलिक कौन से हैं। तो ये 3 टाइप के जो हैं वो आपको ध्यान देना है। कौन कौन से 3 टाइप बताए हैं? अभी मैंने आपको बताया कि आपके 3 टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके बारे में आप याद रखेंगे। सबसे पहले आपने पढ़ा अमोनोटेलिक के बारे में, अमोनोटेलिक के बारे में पढ़ा है। तो अमोनोटेलिक आप याद रखेंगे नंबर 1, और इसके एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम्पल एनसीईआरटी से इनके पढ़ेंगे और याद रखेंगे। इनके एग्जाम्पल से कई बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नीट में क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अमोनोटेलिक के बाद में हमने पढ़ा है किसके बारे में? यूरियोटेलिक के बारे में। तो यूरियोटेलिक के भी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। नंबर 3 हमने पढ़ा है वो यूरिकोटेलिक के बारे में, इसके भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो ये तीनों पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तीनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, किसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, किसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है, और इनके एग्जाम्पल भी आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहां से देखते हैं हम लोग। because survey of animal kingdom present a variety of excretory structures. In most of the invertebrate, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrate have a complex tubular organs called the kidney. तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 चीजों के बारे में डिस्कस है। यहाँ पर अधिकतर इन्वर्टिब्रेट के बारे में बात की गई है कि जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि जो भी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए इनके पास सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से इन्वर्टिब्रेट क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बढ़ते हैं तो यहाँ पर जब वर्टिब्रेट की बात होने लगती है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर जो है ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। तो सभी लोग जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स के पास डेवलप्ड किडनीज होती हैं जो क्या काम करती हैं, इसको फिल्टर करने का काम करती हैं, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम है, और जो नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट होता है उसको एलिमिनेट करने का भी इनका काम होता है। तो किडनी आर मोर इंपॉर्टेंट इन वर्टिब्रेट, ओके। चलते हैं आगे। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड इन प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटफॉर्म एग्जांपल चलिए। तो यहाँ पर कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दिए हैं, मेनली जो सवाल बनते हैं नीट में वो यहाँ से बनते हैं, इसके एग्जांपल से ही पूछ लिया जाता है। कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि कहाँ से इसमें हमें इंपॉर्टेंट लाइन पे अंडरलाइन करके पढ़ना। तो सबसे पहले अगर पूछा जाता है, मान लीजिए यहाँ पर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। फाइलम का नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो पूछ लिया जाता फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो आप साफ साफ यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटोनेफ्रिडिया लिखा है या फिर फ्लेम सेल्स लिखा है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम फ्लैट बॉन के नाम से भी जानते हैं, फ्लैट बॉन्स के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल इसका प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया। और इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में अगर बात करते हैं, इसके अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करें कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ऑर्गन का बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में लिखा है। देखिए 2 चीज याद रखना, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। तो आप लिखेंगे इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, और भी कैसे फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया।
और अधिकतर जो एग्जाम में पूछा जाता है, इन दोनों से भी अगर बात करें तो अधिकतर जो पूछता है वो इसी को पूछता है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। याद आपको दोनों करना है, लेकिन फ्लैम को कई बार पूछा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइलम जो प्लेटी हेलमिंथेस है उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो फ्लेम सेल है। एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है फाइलम प्लेटी हेलमिंथेस के मेंबर में, ठीक है। तो उन्हीं को फ्लेम सेल्स बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है वो इसी के थ्रू रिलीज किया जाता है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ये प्लेटी हेलमिंथेस है, फाइलम का नाम प्लेटी हेलमिंथेस है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि हमें हमारा पीएफ कट रहा है, तो पी फॉर प्लेटी हेलमिंथेस और एफ फॉर फ्लैम सेल्स। तो इस तरीके से प्लेटी हेलमिंथेस में कौन सी सेल्स हैं? फ्लैम सेल्स हैं, जो क्या काम कर रही हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने का काम कर रही हैं। प्लेनेरिया इसका एग्जांपल है, रोटिफरस है, सम एनालिड्स एंड सेफेलोपॉडिक एम्फिऑक्सस। तो इसमें भी आगे इस तरीके से होता है, ये देख सकते हैं सेफेलोपॉडिक है, एम्फिऑक्सस है। Protonephridia are the primarily concerned with the ionic and fluid volume regulation. Very important line, यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रोटोनेफ्रिडिया का काम क्या है, क्या करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्राइमरी अगर इनका फंक्शन देखा जाए कि प्राइमरी सबसे पहला इनका काम कौन सा होता है, तो ये आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन करने का काम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आयनिक बैलेंस है, फ्लूइड वॉल्यूम का बैलेंस मेंटेन करना है, जिसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये इनका, तो प्रोटोनेफ्रिडिया का अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, तो प्रोटोनेफ्रिडिया का वर्क रिलेटेड हो जाता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से निकल चुका है कि प्रोटोनेफ्रिडिया क्या करता है, प्रोटोनेफ्रिडिया का वर्क क्या है, कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से फाइलम में पाए जाते हैं। तो आपको इसका फाइलम भी पता होना चाहिए और इनका वर्क भी पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी अरेंज हो सकता है। तो इसलिए दोनों चीजों को आप देख करके इसको पढ़ें। Nephridia are the tubular excretory structure of the earthworm and other animals. यहाँ पर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर अब आप पढ़ रहे हैं दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसका नाम है नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जो भी पाया जाता है